नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपना एक संडे दिखाने वाली हूँ कि आखिर मैं संडे के दिन क्या करती हूँ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं आई हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि मैं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर रही हूँ। मेरी जो क्लासेस हैं वो वीकेंड्स को ही होती हैं क्योंकि मेरे वीकडेज पे ऑफिस का काम रहता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ना कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकूँ ताकि मैं खुद को अपस्किल कर सकूँ। और क्योंकि मैं स्टैनफोर्ड के बहुत ही नज़दीक में रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपके रिज्यूमे पे स्टैनफोर्ड, एमआईटी ऐसे कॉलेजेस का नाम है तो डेफिनेटली उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। मेरे पीछे स्टैनफोर्ड का आइकॉनिक कैंपस है। मुझे नहीं लगता है कि मैंने इतना सुंदर कैंपस कभी भी देखा है। और जब भी मैं ऐसे स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर रोड मैप क्या होता है बाहर पढ़ने जाने का, वर्थ इट भी होता है कि नहीं, आप जितने पैसे देते हैं उतना कमा पाते हैं कि नहीं। तो मैं सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले आप इस कैंपस का एक टूर देखें। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक इतना सुंदर कैंपस कभी भी देखा है। हालाँकि भारत में भी मैं सारे आईआईटीज़, एम्स और जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, उनको घूमने का बहुत ही शौक रखती थी। सबसे अच्छी बात है कि 150 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं इस कैंपस को बने हुए, लेकिन आज भी सब कुछ बिल्कुल ही नया-सा दिखता है, साफ-सुथरा दिखता है, तो इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये कैंपस का मेन एरिया है, यहाँ पे चर्च है और आप जो भी गूगल पे इमेजेस देखते हैं, आपको इस एरिया के ही दिखाई देंगे। इस एरिया में काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह भी रहते हैं, तो यहाँ पे उनकी एंट्री ओपन रहती है। ये ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है, तो मैंने काफ़ी सारे प्लेग्राउंड्स पे बच्चों को फुटबॉल, बास्केटबॉल और रग्बी वगैरह खेलते हुए यहाँ पे देखा। और यहाँ पे धूप में बैठने का, टैनिंग लेने का भी बड़ा शौक होता है लोगों को। जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं भी धूप में बैठ के और काफ़ी सारी रीडिंग करने लग गई हूँ, जिससे मेरी रीडिंग की आदत भी बन रही है और साथ में धूप में रहने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं विटामिन डी की और आपका जनरल हैप्पीनेस भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद मैं कैंपस के वॉक पे निकल गई थी, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू होने में मेरे थोड़े टाइम था, तो फिर मैंने कैंपस के काफ़ी सारे चक्कर काटे। आर्किटेक्चर जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सीरीन लगता है, साफ-सुथरा बिल्कुल। बच्चे कैंपस पे थोड़े से कम हैं, हालाँकि हो सकता है क्योंकि वीकेंड का समय है, तो अभी आराम करते हुए हॉस्टल के अंदर में ही पड़े हुए हैं वो बच्चे। लेकिन शाम में मेरी उम्मीद थी कि मैं बच्चों को ज़्यादा देखूँगी। हॉस्टल्स के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा कैफेटेरिया और खाने-पीने का एरिया है यहाँ पे। तो मेरी आज की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। मैं इनोवेशन इन द एज ऑफ एआई का कोर्स ले रही हूँ। अभी के समय हम एआई से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनते हैं, जैसे कि लगातार ले-ऑफ्स हो रही हैं, जॉब अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन एआई का एक बहुत ही पॉजिटिव साइड भी है। अगर आप अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो अभी से बेटर समय आपके लिए हो ही नहीं सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप उससे रिलेटेड अपने लिए एक मिनिमम वाएबल प्रोडक्ट बनाएँ, जिसको कि आप लोगों को शिप कर सकते हैं। आपको जो फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और एक परफेक्ट प्रोडक्ट लोगों को बेच सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं एक एआई कम्युनिकेशन ऐप बनाऊँ, जिससे मेरे जैसे बच्चों के लिए जो बहुत ही छोटे शहर से आते हैं, उनका कम्युनिकेशन बेटर हो सके एआई के माध्यम से बिल्कुल ही लो कॉस्ट पे। उसको बनाने के लिए पहले मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ता। अभी एआई की मदद से मैं इन प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली फ्री में केवल 1-2 दिन के भीतर मैं बना सकती हूँ, शिप कर सकती हूँ। हाँ, उसको स्केल करने के लिए मुझे शायद हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, लेकिन अभी के समय एआई एजेंट्स आपके लिए वो काम भी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अभी के समय आप एक ऑनलाइन बिज़नेस अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड इस कोर्स में और सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा शुरू से सपना था कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर में पढूँ। हालाँकि 6 साल पहले मैं डर गई और मैं एक्सेलराई से अपनी एमबीए करने के लिए चली गई। उस वक़्त मैंने कनाडा में, यूएस में बहुत सारे एप्लीकेशन दिए थे, मुझे एडमिट्स भी आए थे, लेकिन मुझे डर लगा कि फ़ॉरेन रिलोकेट करना, वीज़ा सिचुएशन को फ़िगर आउट करना, कोर्स स्ट्रक्चर को समझना, वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मुझे बताने वाला कोई भी नहीं था। मुगलसराय में मेरे जानने-पहचानने में कोई भी ऐसा नहीं था जो इन फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में पढ़ा हो।
और फ़ॉरेन में पढ़ने में बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, केवल एक डिसीजन नहीं होता है। कौन से देश में जाना है, क्या यूरोप बेटर रहेगा, अमेरिका बेटर है, कनाडा बेटर है, वहाँ की कौन-सी यूनिवर्सिटी बेटर है, उस यूनिवर्सिटी में कौन-सा कोर्स आपको करना है, मल्टीपल आपके डिसीजंस होते हैं, जिनको फिगर आउट करने के लिए आपको डेफ़िनेटली किसी की हेल्प की ज़रूरत है। मेरे समय पे तो मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं आया, लेकिन अभी आपके लिए लीप स्कॉलर जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। यहाँ पे मुझे एक फ़ीचर बहुत ही अच्छा लगा और अगर मैं उसके काबिल रहती, अभी मेरे लिए वो समय रहता, तो मैं उसको डेफ़िनेटली ट्राई आउट करती और ये है 1 टू 1 फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग। यहाँ पे आपको फ्री एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको रियलिस्टिक यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं कि बस आपको हवा के अंदर में कोई भी यूनिवर्सिटी बताई जा रही है, आपकी रियलिस्टिक चांसेस क्या हैं, आपको वो बताया जाता है। साथ ही आपके लिए एक पर्सनलाइज़्ड शॉर्टलिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपके एडमिट के क्या चांसेस हैं, आपको कितनी तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है, ये सारी चीज़ें भी आपको समझाई जाती हैं। तो आपको बिल्कुल हैंड होल्ड किया जाता है और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक अटैच कर दी है, आप इसको डेफ़िनेटली चेकआउट करें क्योंकि कंप्लीटली फ्री है, आपकी कोई भी कमिटमेंट नहीं लगने वाली है और आपकी फ़ॉरेन स्टडीइंग का सपना भी यहाँ से पूरा होने वाला है। मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, मुझे जो इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिला है, मुझे जो चांसेस मिले हैं, अपॉर्च्युनिटी मिले हैं, मैंने जो डिफरेंट माइंडसेट दिखा है लोगों का जो अलग-अलग नेशनैलिटी से आते हैं, वो मुझे इंडिया में रह के कभी भी नहीं मिलता। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आरओआई के बारे में समझाती हूँ कि आखिर यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं पढ़ने के, क्या आप उतने पैसे कमा भी पाएँगे? अगर कमा पाएँगे तो कितने समय पे, आपकी लाइफ़स्टाइल कितनी डिफरेंट होती है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे क्योंकि हर एक पेरेंट का कंसर्न यही रहता है कि आखिर हम पैसा लगाएँगे तो उतना कमा भी पाएँगे या नहीं। उसके बाद फिर से मैं और कैंपस का सैर करने के लिए निकल गई थी। यहाँ पे आके मुझे वॉकिंग की काफ़ी अच्छी आदत लग गई है, तो रोज़ाना मेरे 10,000 से ज़्यादा ही स्टेप्स हो जाते हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अगले आने वाले हफ्तों में एक वीकली चैलेंज करूँ, जिसमें मैं डेली 30,000 स्टेप्स वॉक करूँ। अब तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर कैंपस भी है, यहाँ पे वॉक करने का मन भी करता है और काफ़ी सारे ऐसे यंग बच्चों को देख के जो कि अपने ब्राइट फ्यूचर के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी देख के काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव सा फ़ील होता है। जब भी मैं स्टैनफोर्ड में होती हूँ, तो मुझे बीएचयू की याद आती है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीकन स्टडीज़ का पूरा डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसकी पढ़ाई ना होती हो। बहुत ही बड़ा कैंपस है, बहुत ही अच्छे रिसर्च यहाँ से निकल के आते हैं और इंडस्ट्री के अंदर में भी इसका बहुत ही अच्छा नाम है। तो जैसे अगर हम गूगल के फाउंडर्स की बात करें या फिर नेटफ्लिक्स की, नाइकी की, जनरल मोटर्स की, हर जगह के फाउंडर्स ने अपनी यहाँ से ही पढ़ाई की हुई है। बहुत अच्छे एथलीट्स भी यहाँ से निकले हुए हैं और यहाँ पे मुझे जो एनकरेजमेंट है बच्चों के, जो क्रिएटिविटी है, जैसे आप ये बिल्डिंग के सामने बहुत ही सुंदर-सा ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसको बच्चों ने बनाया है। हर बिल्डिंग के सामने आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब जैसे कि मैंने बताया था, मुझे यहाँ पे रीडिंग की काफ़ी अच्छी एक हैबिट लगी हुई है। तो फिर मेरा जो समय बचा हुआ था, क्योंकि सन अभी ढलने ही वाला था ऑलमोस्ट, तो जो बचे हुए समय के अंदर में मैंने अपनी कुछ रीडिंग की। अगर मुझे आपको बुक्स की रिकमेंडेशन देनी हो तो मैं आपको 40 रूल्स ऑफ लव सजेस्ट करूँगी पढ़ना। उसके अलावा आप सोशल मीडिया एडिक्शन को छुड़ाने के लिए आप द एंग्शियस जनरेशन की किताब को भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं करंटली स्टेट ऑफ वंडर पढ़ रही हूँ। 8 बज गए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैं घर आ गई हूँ। हालाँकि कैंपस पे बहुत ही अच्छे कैफ़ेटेरियाज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन आजकल मैं हेल्दी ईटिंग का ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने खाना चढ़ा दिया है और तब तक हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम अमेरिका के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, जैसे कि स्टैनफोर्ड, एमआईटी, प्रिंसटन, तो यहाँ पे बैचलर्स करने का टोटल कॉस्ट होता है 2 करोड़ रुपए और अगर आप सही स्कॉलरशिप्स के लिए टाइमली अप्लाई कर देते हैं तो आप 50% तक स्कॉलरशिप आसानी से पा सकते हैं। बहुत सारी फुल राइड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, यानी कि कंप्लीट आपका कॉस्ट कवर कर लिया जाएगा एजुकेशन का। आपको बस स्मार्टली स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है।
आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो भी 1 से लेके सवा करोड़ रुपए तक होती है। अगर आप सही से पैसे बचाते हैं और आप अच्छा काम करते हैं ताकि आपकी प्रोग्रेशन हो वहाँ पे, तो आप 2 से 3 साल में अपना लोन कंप्लीटली यहाँ पे चुका सकते हैं। अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो 60 से 70 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आता है। अगर आप सही स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी भी 1.5 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक होती है। तो आप 1 डेढ़ साल के अंदर में कंप्लीटली लोन फ्री हो जाएंगे। अगर हम पब्लिक यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपकी फ़ीस 50% तक ही होती है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली खेलते हैं, सही तरीके से अपने लोन को भरते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे जॉब मार्केट अभी थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो आपको केयरफुल होके अपने लिए सही कोर्स चुनना है। जैसे AI, ML, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम वीज़ा सिचुएशन की बात करें तो अगर आप स्टेम कोर्सेज करते हैं यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज, तो आपको 3 साल तक का OPT मिलता है, यानी कि 3 साल आप बिना किसी वीज़ा की टेंशन से मुक्त रह के अपनी नौकरी को यहाँ पे कर सकते हैं और फिर आप एक बेटर वीज़ा सिचुएशन के लिए यहाँ पे अपनी सर्कमस्टांसेस को फिगर आउट कर सकते हैं। और अगर आप नॉन स्टेम कोर्सेज करते हैं यानी कि आपने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स नहीं किया है, तो आपको केवल 1 साल का OPT मिलता है। उस 1 साल के अंदर में आपको एक बेटर वीज़ा के लिए अपने अप्लाई करना पड़ता है। मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स पूरी इंडिया के अंदर में की है। मैंने अपनी बैचलर IIT पटना से की, फिर मैंने MBA अपनी XLRI जमशेदपुर से की। भारत में काम किया, फिर मेरी यहाँ पे नौकरी लग गई और फिर यहाँ पे मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज अपनी करती रहती हूँ ताकि मेरी रिज्यूमे और अच्छी हो सके। मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी होती सालों पहले, क्योंकि मेरे पास जानकारी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था बाहर निकलने में, लेकिन मुझे अभी लगता है जब मैं बाकी लोगों से मिलती हूँ जो कि यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए आए थे, तो मुझे लगता है कि उनके पास एक बहुत ही ज़्यादा सिंपलर रूट था कि आप यहाँ पे आएँ, आपके पास समय रहता है, आप बाकी लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं और फिर आप अपनी नौकरी को यहाँ पे करना शुरू करते हैं। हालांकि अगर आप डायरेक्टली एक नौकरी करने के लिए आते हैं तो आपके लिए थोड़ा घुलना मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम का बर्डन रहता है। कॉस्ट वाइज बात करें तो डेफिनेटली आप नौकरी करने आ रहे हैं तो आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि आपका कोई भी एजुकेशन कॉस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगर आप डिग्री करने आते हैं तो वहाँ पे आपको फीस वगैरह देनी पड़ती है, लेकिन नौकरी के हिसाब से US शिफ्ट होना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने H1B के लिए भी देखा होगा कि कितनी ज़्यादा रेगुलेशन चल रही हैं। L1 का प्रोसेस भी बहुत ही स्लो हो चुका है। पहले जो कंपनियाँ गूगल, Amazon वगैरह बहुत सारे लोगों को ट्रांसफ़र करती थी US में, अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है पूरा प्रोसेस। हालांकि अभी भी अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आना चाहते हैं, अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन मिल रहा है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो आपके लिए डेफिनेटली हवा साफ़ है, आपके लिए लिविंग कंडीशंस बेटर हैं, आपके लिए सेफ्टी बेटर है, तो ओवरऑल लाइफ क्वालिटी तो डेफिनेटली यहाँ पे मच बेटर है। और अगर आप मशीन लर्निंग या फिर AI के अंदर में काम करना चाहते हैं तो फिर US से अच्छी आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर हम सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो दुनिया के 92% जो यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि ऐसी कंपनियां जिनकी $1 बिलियन से ज़्यादा की वैल्यूएशन है, वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर में है। तो बाकी 8% के अंदर में पूरी दुनिया आती है। तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और कितनी ज़्यादा एडवांटेज है अगर आप सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे स्टैनफोर्ड स्थित है, ऐसी जगह पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा स्टडी अब्रॉड को लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरा बाकी का दिन कैसा जाता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा खाना भी तैयार हो गया था। आज मैं आलू, बैंगन और चावल खा रही थी। साथ ही मैं कुछ मेटा की एक एनालिसिस देख रही थी। आजकल मेटा के अंदर में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं आए दिन। आपने अगर रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो उन्होंने अपने सारे इंजीनियर्स को डेटा ट्रेनर्स के रूप में ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया है। और ये रहा मेरे पूरे कॉम्प्लेक्स का एक नज़ारा। यहाँ पे मैं एक अपार्टमेंट के अंदर में रहती हूँ, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे और एक बहुत ही अच्छा पूल है, हालाँकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। एक सौना भी है जब जिसको कि मैंने कभी एक्सेस नहीं किया है। जिम है जिसको कि मैं रेगुलरली एक्सेस करती हूँ और ये
जहाँ पे मैं खड़ी थी वो पूरा एक कम्युनिटी एरिया है, जहाँ पे आप अपने कुछ दोस्तों वगैरह को बुला के कुछ इवेंट्स वगैरह कर सकते हैं। हालाँकि मैंने तो अभी तक कोई इवेंट यहाँ पे अटेंड नहीं किया है, लेकिन काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे फंक्शंस होते हुए देखे हैं। ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे सामने 101 नाम की हाईवे जाती है, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा सीनिक समझा जाता है। मुझे यहाँ पे ड्राइविंग नहीं आती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही फ़ास्ट ड्राइविंग करते हैं लोग, इसलिए मैं हेज़िटेंट भी हूँ गाड़ी लेने से। तो अभी बज गए हैं लगभग 10:30, बहुत ही लेट हो गया है और मैं बिल्कुल ही थक गई हूँ। काफ़ी सारी एडिटिंग बची हुई है, लेकिन अब मैं बाद में करूँगी। कल सुबह मुझे काम पे भी जाना है, तो इसको बस आज का दिन ख़त्म करते हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप यू लाइक्ड इट। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।